अनअकैडमी आपका परफेक्ट स्टडी पार्टनर बन सकता है। यहाँ पे न्यू बैचेस जो है एवरी मंडे आपको मिलेंगे। आप तैयारी कीजिए और compete कीजिए। हज़ारों एस्पिरेंट्स है जो कि अनअकैडमी पे तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस, इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी आपको मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर्स कैसे आपको सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। डाउट सॉल्विंग भी आपका लाइव होता रहता है। ठीक है, एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ मिलती है, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, एसओपी एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको यहाँ पे कराया जाता है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। CSIR UGC नेट के लिए गजेंद्र पुरोहित, ज्योति कुमारी, वीरेंद्र सिंह, नेहा तेजना और बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी पे हैं जो आपका मदद करते हैं पढ़ने में। बैचेस जो कि है यहाँ पे हर मंडे को मैंने आपको बताया स्टार्ट होते हैं। एक्सेल बैचेस हैं आपका, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, जिनका ड्यूरेशन 3, 6, 12 और 24 मंथ का है। दोनों में आपको लाइव क्लासेस पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए तैयारी कराया जाता है। पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलता है और टेस्ट सीरीज भी यहाँ है। तो आज ही इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए, वहाँ पे आप जाइएगा। इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप पहुँचेंगे, जो भी आपको प्लान अच्छा लगे, या 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का या 24 मंथ का, उस प्लान को आप ले सकते हैं। और वहाँ पे आपसे मांगता है रेफरल कोड, जिसे यहाँ पे लिखा है ना, हैव अ रेफरल कोड। तो वहाँ पे आप डालिए बॉटनी 10, जो कि मेरे चैनल का रेफरल कोड है। तो आपको 10% का वहाँ पे इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूँ आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, जहाँ पे मैंने करीब 13 क्वेश्चन जो है सॉल्व किए बायोकेमिस्ट्री वाले पार्ट से। इस वीडियो में हम जो है बाकी के सारे पार्ट जो क्वेश्चन हैं वो उनका सोल्यूशन देंगे, आंसर देंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। द अल्फा हेलिक्स ऑफ अ प्रोटीन यूजुअली इज राइट हैंडेड विथ, यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ एमिनो एसिड रेजिड्यूज पर टर्न। एक टर्न में कितने एमिनो एसिड के रेजिड्यू आते हैं? 2.6, 3.6, 4.6 और 1.6। तो सबसे पहले हम आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे, जैसे ये एक टर्न हुआ, ठीक है, ये यहाँ से घूमा, यहाँ तक एक कंप्लीट टर्न हुआ। जहाँ से इसने स्टार्ट किया था वहाँ पे जब खत्म होता है, इसको हम एक टर्न बोलते हैं। ठीक, और एक टर्न जो होता है ये इसका 5.4 एंगस्ट्राम होता है। इसको पिच आप बोलेंगे या टर्न भी आप बोलेंगे। ठीक, फर्स्ट टर्न, सेकेंड टर्न, ऐसे ऐसे बहुत सारे टर्न्स रहते हैं अल्फा हेलिक्स में। तो ये 5.4 एंगस्ट्राम का होता है। ठीक, और यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, राइज पर रेजिड्यूज एक चीज होता है, ये भी आप याद रखिएगा। पर रेजिड्यू, पहली बात तो यहाँ आपको बता दूं 3.6 रेजिड्यू होते हैं। एक टर्न में लगभग 3.6 एमिनो एसिड के रेजिड्यू आते हैं। रेजिड्यू का मतलब आप समझ लीजिए, एक एमिनो एसिड मतलब एक रेजिड्यू। 3.6 रेजिड्यू आते हैं एक टर्न में। अब राइज पर टर्न, एक रेजिड्यू से अल्फा हेलिक्स का कितना राइज होता है आपका? 1.5 एंगस्ट्रॉम। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आपको जितने भी ऐसे, अगर आपसे ये देखिए कैलकुलेशन बहुत आता है, अगर आप आगे जाएंगे नेट जेआरएफ में, एग्जामिनेशन में, इस पे बेस्ड कैलकुलेशन भी आते हैं वहाँ पे, कि जैसे आपको नंबर ऑफ रेजिड्यूज दिया गया, आप उसका लेंथ बताने को दिया गया कितना होगा। तो ये सब आप याद रखिएगा। या तो टर्न आपसे बोल दिया गया, उसका आप बताइए कितना लेंथ है। तो ये जो कैलकुलेशन बेस्ड है ये आप याद रखिएगा। ठीक है, केवल इससे कि एक टर्न जो होता है 5.4 एंगस्ट्राम का होता है, उसमें 3.6 रेजिड्यू होते हैं। पर रेजिड्यू क्या होता है आपका? 1.5 एंगस्ट्राम होता है। तो ये हो गया करेक्ट आंसर इसका 3.6। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं अब 15 पे। विच लेवल ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट स्टेबल ऑन हीटिंग टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड? तो यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है। मैंने आपसे बोला है अभी पुराने वाले वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपसे बोला था कि जब आप हीट करते हैं, डीनेचर करते हैं किसी प्रोटीन का, तो उसके नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन जो होते हैं वो चले जाते हैं। तो जो सबसे स्टेबल आपको मिलेगा हीट करने पर, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर एमिनो एसिड टू एमिनो एसिड और बॉन्डिंग की वजह से होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, उसकी वजह से होती है। और हीट करने से इसका जो स्टेबल सबसे ज्यादा रहता है वो क्या रहता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ही रहता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर
16 जो कि है आपका पावर ऑफ इनहिबिशन इज एक्सेलेंट इन। सबसे ज़्यादा जो इनहिबिशन का पावर होता है वो किस में होता है? सेलुलोज में, स्टार्च में, प्रोटीन में या लिपिड में? तो ये आप बेसिक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। सेलुलोज जैसे होगा बहुत सारी चीज़ें, सेलुलोज अगर आप पानी में भिगो दीजिए, स्टार्च भिगो दीजिए, प्रोटीन या लिपिड भिगो दीजिए, तो इनहिबिशन सबसे ज़्यादा किस में होगा? इनहिबिशन मतलब आप कह लीजिए वाटर जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स में होती है। प्रोटीन शो हायर इनहिबिशन कैपेसिटी दैन सेलुलोज एंड फैट्स, दस पी सीड्स गेट स्वेल्ड मोर ड्यू टू इनहिबिशन। तो भी सीड होते हैं, जैसे पी मटर के हो गए, चने के हो गए, जब भी आप भिगोते हैं तब ये फूल जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। इन द अल्फा हेलिक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब यहाँ पे अल्फा हेलिक्स है, मैंने आपको बताया कि अल्फा हेलिक्स, ये भी देख लीजिएगा अल्फा हेलिक्स बनता है तो कैसे बनता है, किसके इंटरेक्शन से बनता है। ठीक, उसी जो वो पॉलीपेप्टाइड होता है उसमें जो CO रहता है, ठीक, एक का O दूसरे के जहाँ पे एमिनो ग्रुप रहता है उसके H से इंटरेक्ट करता है और इस इंटरेक्शन की वजह से वो हेलिकल फॉर्म बनाता है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो अल्फा हेलिक्स रहता है वो कैसा रहता है? आर रफली पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द हेलिक्स, आर रफली परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द हेलिक्स, अकर मेनली बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द R ग्रुप्स और अकर ओनली बिटवीन सम ऑफ द एमिनो एसिड ऑफ द हेलिक्स। तो आप देखेंगे जो ये रहता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, तो ये एक्सिस हुआ, इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हुआ और ये इसके पैरेलल हैं, मतलब जैसा कि एक्सिस है उसी के सीधे में ये भी है, तो रफली पैरेलल होते हैं इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। ग्लूटाथियोन इज, ग्लूटाथियोन क्या है? डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। तो पहली बात तो ग्लूटाथियोन क्या है? आपका पेप्टाइड है। अब वो डाइपेप्टाइड है कि ट्राइपेप्टाइड है, ये डिसाइड होगा कि इसमें कितने एमिनो एसिड के रेसिड्यूज हैं। तो जो आपका ग्लूटाथियोन होता है, कॉमनली आप इसे शॉर्ट फॉर्म में GSH भी बोलते हैं, इज अ ट्राइपेप्टाइड ऑफ गामा ग्लूटामिल सिस्टीन ग्लाइसिन। ओके, एंड द प्रीडोमिनेंट इंटरसेलुलर, ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसका फिगर में अगर आपको दिखा सकूं तो ये देखिए, ग्लाइसिन जुड़ा रहता है, सिस्टीन जुड़ा रहता है और ग्लूटामिक एसिड, यही आपका ग्लूटाथियोन है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। पूछा है आपसे ड्यूरिंग फीडबैक इनहिबिशन, क्या होता है फीडबैक इनहिबिशन में? प्रोडक्ट ऑफ द पाथवे एक्ट ऑन DNA टू इनहिबिट एंजाइम सिंथेसिस, प्रोडक्ट ऑफ द पाथवे इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द फर्स्ट एंजाइम ऑफ द पाथवे, प्रोडक्ट ऑफ द पाथवे इंटरैक्ट विद द सबस्ट्रेट टू इनहिबिट एंजाइम एक्टिविटी, और D सबस्ट्रेट ऑफ द पाथवे इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द फर्स्ट एंजाइम ऑफ द पाथवे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देख सके तो ये मान लीजिए सबस्ट्रेट है, ये पहले एंजाइम से इंटरैक्ट करता है, इसका ऐसा शेप था, इंटरैक्ट कर लिया, फिर ये एंजाइम बना, ठीक है, इंटरैक्शन हो गया, एक इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट बना A। अब ये दूसरे एंजाइम से इंटरैक्ट करेगा, ये भी कर लिया, तीसरा बना यहाँ पे दूसरा, मतलब इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट बना, फिर ये इसके बाद जो सबस्ट्रेट है किसी और एंजाइम से वो करेगा। अब आपका एंड प्रोडक्ट मिल गया। अब ये जो एंड प्रोडक्ट है, जो लास्ट में प्रोडक्ट बना आपका, ये जो पहला एंजाइम था इससे जाके इंटरैक्ट करेगा और इसको एक्टिव साइट को क्या करेगा, चेंज कर देगा, जिससे जो सबस्ट्रेट इससे इंटरैक्ट कर रहा था, मतलब जो पहला एंजाइम है, ये एंड प्रोडक्ट है, इससे जाके जितने भी एंजाइम रहेंगे आपसे वहां पे वो उससे इंटरैक्ट करने लगेगा और जो इनकमिंग सबस्ट्रेट है उससे वहां पे रिएक्शन नहीं होगा। तो मतलब इसको हम फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। मतलब प्रोडक्ट जब आपका काम भर का बन गया तो वो रोकता है जो पहला एंजाइम है उसको कि अब हमें नहीं जरूरत है एंड प्रोडक्ट की। ठीक, तो इससे ये सब इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है वहां पे। तो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द पाथवे, प्रोडक्ट जो है पाथवे का इनहिबिट करता है एक्टिविटी किसकी, सबसे पहले एंजाइम की एक्टिविटी। तो इसे ही फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं, आप हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। रेनिन यूज इन चीज इंडस्ट्रीज। रेनिन क्या है? एंटीबायोटिक है, एल्कलॉइड है, एंजाइम इनहिबिटर है। रेनिन आपको पता होना चाहिए जब आप एंजाइम पढ़ेंगे। तो ये एक क्या है, एग्जाम्पल है एंजाइम का। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। द एंजाइम इन्वॉल्व इन फीडबैक इनहिबिशन इज कॉल्ड। जो एंजाइम फीडबैक इनहिबिशन में इन्वॉल्व होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो फीडबैक इनहिबिशन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसे हम एलोस्टेरिक एंजाइम बोलते हैं। जैसे ये एंड प्रोडक्ट हो गया तो इसको हम एलोस्टेरिक एंजाइम बोलते हैं, ये आप हमेशा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22 पे हम चलते हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम फॉर विच सबस्ट्रेट एंड मॉड्यूलेटर्स आर आइडेंटिकल आर कॉल्ड। ठीक है, कह रहा है एलोस्टेरिक एंजाइम जिसके लिए सबस्ट्रेट और मॉड्यूलेटर्स आइडेंटिकल हों वो क्या कहलाते हैं? होमोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक और मिक्सोट्रॉपिक। देखिए जो एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं,
कह रहा है जिसके लिए सबस्ट्रेट और मॉड्यूलेटर आइडेंटिकल हो, तो आप दो तरीके का पढ़ेंगे, होमोट्रॉपिक रेगुलेशन और हेटेरोट्रॉपिक रेगुलेशन, दो टाइप का है। होमोट्रॉपिक एलोस्टेरिक इफेक्टर क्या होता है, एक सबस्ट्रेट होता है एंजाइम के लिए, वो एक रेगुलेटरी मॉलिक्यूल भी होता है, मतलब जैसे मैंने आपको दिखाया जो फर्स्ट एंजाइम है उससे जो इंटरेक्ट कर रहा है वो उसका सबस्ट्रेट भी है और वो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल भी है, ठीक। दे आर यूजली एक्टिवेटर्स ऑफ द एंजाइम, और यूजली क्या होते हैं, एक्टिवेटर्स होते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका ऑक्सीजन, ठीक, ये हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, तो क्या हो गया, उसका एक्टिवेटर हो गया। और सेकेंड हेटेरोट्रॉपिक रेगुलेशन में हो गया, हेटेरोट्रॉपिक एलोस्टेरिक इफेक्टर क्या होते हैं, ये रेगुलेटरी मॉलिक्यूल होते हैं जो सबस्ट्रेट नहीं होते हैं एंजाइम के, पर वो क्या करते हैं, या तो इनहिबिट कर देते हैं, इट कैन आइदर एक्टिवेट और इनहिबिट द एंजाइम से बाइंड टू, लेकिन वो जिस एंजाइम से वो हो जाए इंटरेक्ट करें उसको इनहिबिट या एक्टिवेट करते हैं। इसका अच्छा एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइड्रोजन ट्रांसफर एंजाइम। तो ये मैंने आपको टेबल पकड़ा दिया है, नोट कर लीजिएगा, यही कॉमनली कोई भी एग्जाम आप देंगे आपसे पूछा जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कोफैक्टर की तरीके से काम करते हैं, जिनको हम कोएंजाइम भी यहाँ पे बोल रहे हैं। तो सारे का जिनका जो भी वो रिएक्शन मीडिएट करते हैं क्या है, उनका विटामिन प्रिकर्सर कौन है, तो कोएंजाइम है यूजली विटामिन के प्रिकर्सर ही होते हैं, ठीक। मतलब ये कोएंजाइम ये किसी न किसी विटामिन से बने हुए होते हैं और वो इसको एक स्पेसिफिक रिएक्शन मीडिएट करते हैं। जैसे कि आपका बायोसाइटिन एक कोएंजाइम है, ये किससे बनता है, बायोटिन से बनता है, काम क्या करता है, कार्बोक्सिलेशन। पैंटोथेनिक एसिड से बनता है कोएंजाइम है, ये क्या करता है, एसिड ट्रांसफर करता है। विटामिन B12 जो है ये कौन सा कोएंजाइम है, कोबालामीन कोएंजाइम, इसका क्या काम है आपका, एल्किलेशन करने का। B2 का क्या काम है, ये क्या बनाता है, फ्लेविन कोएंजाइम, इसका काम क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। और फिर आपका लाइपोइक एसिड है, एसिड ट्रांसफर करता है। निकोटिनामाइड कोएंजाइम है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसका भी काम है, ये निकोटिनामाइड से बनता है। पिरिडॉक्सल फॉस्फेट है आपका, ये पिरिडॉक्सिन से बनता है, B6 से बनता है। क्या करता है, ये एमिनो ग्रुप ट्रांसफर करता है। टेट्राहाइड्रोफोलेट है, ये बनता है फोलिक एसिड से, 1 कार्बन ग्रुप ट्रांसफर करता है ये। फिर आपका थियामिन है, B1 विटामिन, थियामिन पायरोफॉस्फेट बनाता है, इसका काम क्या है, एल्डिहाइड का ट्रांसफर करता है। फिर आपका है स्कॉर्बेट जो कि बनता है आपका स्कॉर्बिक एसिड से, विटामिन सी से, इसका क्या काम है, हाइड्रोक्सिलेशन करने का। तो आपसे पूछा है हाइड्रोजन ट्रांसफरिंग एंजाइम कौन सा है, तो जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं वही हाइड्रोजन ट्रांसफर भी करते हैं। तो अगर आप ऑप्शन में जाएंगे यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन दो में है, फ्लेविन कोएंजाइम और निकोटिनामाइड कोएंजाइम। तो यहाँ पे क्या है, राइबोफ्लेविन कोएंजाइम है, तो हम इसी के साथ जाएंगे, ऑप्शन यही सही होगा, राइबोफ्लेविन कोएंजाइम। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, आपसे पूछा है यहाँ पे किसने इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म, एंजाइम एक्शन के लिए दो हाइपोथेसिस थे, एक तो इंड्यूस फिट मैकेनिज्म और दूसरा क्या था, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। दो लोगों का कंट्रीब्यूशन है इसमें, कोस्टलैंड का और एक और लोग थे, मैं आपको बताता हूँ, हाँ 2 लोग हैं यहाँ पे, हाँ फिशर्स, इनका टेम्पलेट थ्योरी है 1894 आया था, लॉक एंड की मॉडल जिसको हम बोलते हैं। दूसरा कोस्टलैंड मॉडल आया था 1900 बाद में आया, ये 1958 में इंड्यूस फिट थ्योरी। इनके अनुसार क्या है कि सबस्ट्रेट जो है एंजाइम, जैसा एंजाइम का एक्टिव साइट होता है वैसा ही सबस्ट्रेट का शेप होता है, उसी में जाके फिट हो जाता है। और इंड्यूस फिट थ्योरी में क्या था कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है वो सबस्ट्रेट के मतलब से बाइंड करने के बाद वो मॉडिफाई होता है, ठीक है, तो मतलब इंड्यूसली फिट होता है वो वहां पे। तो दोनों का आप नाम याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इंड्यूस फिट, कोस्टलैंड। तो फिशर पहले आए, कोस्टलैंड बाद में। लॉक एंड की पुराना है, इंड्यूस फिट नया है। अगर इसको याद करना हो तो एफ और के से याद कर लीजिएगा, एफ पहले आता है, के बाद में आता है, ठीक। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, सक्सिनिक थायोकाइनेज क्या है, तो ये भी आप याद रखिएगा। मैं आपको यहाँ पे जब आप क्लासिफिकेशन है ये एंजाइम्स का, 6 क्लासेस हैं, ऑक्सीडेटिव, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइगेजेस एंड आइसोमरेजेस एंड लाइगेजेस। कौन कौन सा किस टाइप को रिएक्शन कैटेलाइज करते हैं वो यहाँ पे लिखा है, और इसका एग्जाम्पल क्या है। लाइजेस का एग्जाम्पल पायरुवेट डी, कार्बोक्सिलेज, फ्यूमरेट, हाइड्रोटेजेस। और लाइगेजेस का बात करेंगे तो ग्लूटामीन सिंथेज, ग्लूटामेट सिंथेज, ये सब लाइगेजेस हैं। तो सक्सिनिक थायोकाइनेज क्या है, अब यहाँ पे देखेंगे मैंने लिखा है ये ट्रांसफरेज, तो ये किस एंजाइम का क्लास में आता है, ट्रांसफरेज में आता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, सिग्मोइडल टाइप ऑफ कर्व इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ।
देखिए जब आपको ये सब एंजाइम एक्शन या एंजाइम काइनेटिक्स वगैरह पढ़ाया जाता है तो उसका ग्राफ भी बनाया जाता है। एक सिग्मॉइड होता है, एक जे शेप का कर्व होता है, या हाइपरबोला होता है। हाइपरबोला होता है एंजाइम के रिलेशन में जब आप पढ़ेंगे, एक हाइपरबोला एक सिग्मॉइडल। तो ये जो सिग्मॉइडल टाइप का है नॉर्मल एंजाइम का क्या होता है, हाइपरबोला आप देखेंगे, और जो एलोस्टेरिक एंजाइम है उनका जो कर्व आता है वो सिग्मॉइडल आता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। कोएंजाइम्स आपसे पूछा है क्या होते हैं। तो पहली बात तो आपको पता है एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं। कुछ कुछ एक्सेप्शन जैसे राइबोजाइम वगैरह वो आरएनए होते हैं। फिर मोस्टली जो एंजाइम होते हैं प्रोटीन होते हैं, पर वो अकेले कुछ एंजाइम हैं जो टोटली प्रोटीन के बने होते हैं, और कुछ कुछ में उसको कुछ मेटल वगैरह चाहिए उसका एक्शन करने के लिए, या कुछ साथ में को एंजाइम जैसे आपने देखा विटामिन जिसका प्रिकर्सर था वो साथ में लगे हुए होते हैं। तो जो ये साथ में लगे हुए होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड लगे हुए होते हैं उनको हम कोएंजाइम बोलते हैं। तो ये क्या है, ये मेटालिक साइड ग्रुप वाले नहीं है, वो क्या है आपके कोफैक्टर हो गए। ठीक, तो रिक्वायर एन एडिशनल केमिकल कंपोनेंट कॉल्ड अ कोफैक्टर आइदर वन और मोर इनऑर्गेनिक आयन। अब जो कोफैक्टर है वो आपका इनऑर्गेनिक आयन हो सकता है जैसे Fe2+, Mg2+, Mn2+ या Zn2+, या तो वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है जिसको हम कोएंजाइम बोलते हैं। ठीक, अभी मैंने जो आपको दिखाया था टेबल में वो सारे के सारे क्या थे, कोएंजाइम थे। ये ऊपर वाला टेबल वही है, सेम कोएंजाइम। ठीक, तो ये सारे के सारे क्या है, कोएंजाइम है, मींस दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एसोसिएटेड विद एंजाइम। तो ये मेटालिक साइड ग्रुप नहीं है, और ये नॉन प्रोटीन रिएक्टेंट्स नहीं, ये क्या है, नॉन प्रोटीन है। ये प्रोटीन नहीं होते हैं, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो किसके तरीके से एक्ट करते हैं, कोफैक्टर की तरीके से। तो ये टेबल का स्क्रीनशॉट लेके रखिए, आपको काम देगा, सारे एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। द पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ विच ऑफ द यूनिट ऑफ द राइबोसोम। तो जब एंजाइम आप पढ़ते हैं तो वहां पे आपको ये भी पढ़ा जाता है कि एंजाइम में पेप्टिडिल ट्रांसफरेज जो आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मिलेगा, कहाँ पे, जहां पे पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस होता है, मींस ट्रांसलेशन में। तो आपको पता है राइबोसोम जो है प्रोटीन और एंजाइम या आरएनए से मिलके बना हुआ होता है। तो जो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम है ये आपका क्या है, ये आपका आरएनए ही है। शायद आरएनए हो सकता है, इसके लिए मैं क्लियर नहीं हूं। यहाँ पे नहीं दिखाया है, देख लीजिए। पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम दैट catalyzes the addition of an amino acid residue in order to grow the polypeptide chain in protein synthesis. It is located in, आपसे पूछा ये कहाँ पे लोकेटेड रहता है, लार्ज सब यूनिट में या स्मॉल सब यूनिट में। तो ये एक्चुअली लार्ज सब यूनिट जो होता है यहाँ पे लोकेशन इसका रहता है। तो केस के साथ आप जाएंगे, 50s के साथ में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। फिर आपसे पूछा है हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है किस क्लास से बिलोंग करता है। तो ये देखिए सक्सिनिक थायोकाइनेज पिछले क्वेश्चन में पूछा था, अभी पूछा है हेक्सोकाइनेज। तो ये दोनों के दोनों ट्रांसफरेजेस से बिलोंग करते हैं, आप जाएंगे ट्रांसफरेजेस के साथ में। तो ये टेबल आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं जो कि लास्ट है इस वीडियो का। अ रिएक्शन कैन अकर्स स्पॉन्टेनियसली ओनली इफ। तो एंजाइम से पहले आपको बायोएनर्जेटिक्स पढ़ाया जाता है, और वहां पे आपको ये सब एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, ये सब सारी चीजें पढ़ाई जाती है, एंट्रोपी वगैरह। तो आप हमेशा से याद रखिएगा कि कोई भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियसली होता है तो वहां पे उसका डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, तो ये था 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ज्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए कोई भी पार्ट आपको छोड़ना नहीं है, सब पे टाइम देना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बेसिक ही पूछे हैं। आप देखेंगे रिपीटेड भी है, बेसिक ही पूछा है, तो सारा हमें क्या करना है, तैयार करके जाना है। तो चलता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।